सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ लिया है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ लेते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास दो सदिश हैं। ये रहा पहला सदिश जो कि 2 डिग्री नीचे चला गया है। चलिए ये रहा पहला सदिश जो आपको हरे कलर में दिख रहा होगा, और ये हमने ले लिया सेकंड सदिश यानी कि दूसरा सदिश जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। नामकरण कर देते हैं। इस उभयनिष्ठ बिंदु को आप O ले लीजिए, इसको P का नाम दे दीजिए, इसको R का नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो वेक्टर OP है वो क्या दिखा रहा है बच्चा, ये दिखा रहा है वेक्टर A को। हमने इसको वेक्टर A लिया है, क्लियर। और यहाँ पे जो वेक्टर OR है ये दिखा रहा है वेक्टर B को, ये वेक्टर A को और ये वेक्टर B को। तो आपके पास दो सदिश हैं, एक सदिश A है और एक सदिश B है। और चलिए मान लीजिए कि दोनों के बीच का एंगल यानी कि कोण कितना है, कोण थीटा है। तो अब देखो दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, डॉट नहीं। अगर आप वेक्टर A डॉट वेक्टर B बोलेंगे तो ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं दो सदिशों के सदिश गुणनफल की, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, क्या बोलेंगे, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। क्रॉस प्रोडक्ट ही क्या है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल है। कैसे करेंगे, आपको पहले सदिश का परिमाण और उसको गुणा करना है दूसरे सदिश के परिमाण के साथ, और फिर इन दोनों को गुणा करना है इन दोनों सदिशों के बीच में जो कोण है उसके साइन के साथ, साइन थीटा। अब देखो वेक्टर A का मॉड तो A आ जाएगा, वेक्टर B का मॉड तो B आ जाएगा। भाई साइन थीटा क्या है, ये भी एक अदिश है। अदिश अदिश अदिश, लेकिन यहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। परिभाषा क्या है कि यदि दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश मिलता है तो उसे हम लोग सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। और अगर दो सदिशों का गुणनफल हमको एक सदिश मिलता है तो हम उसे सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। यहाँ पे तो ये अदिश मिल रहा है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तो सदिशों के सदिश गुणनफल की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का परिमाण तो आपके सामने है। डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं एन कैप। अब ये एन कैप क्या है, एन कैप वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की दिशा में एकांक सदिश है। ओके, क्या है बच्चा, एन कैप क्या है, एन कैप वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की दिशा का एकांक सदिश है। यानी कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B किस डायरेक्शन में होगा, इस एन कैप के डायरेक्शन में होगा। लेकिन अब एक और सवाल कि एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा। तो चलिए समझते हैं कि एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा। उसके लिए हम थोड़ा सा कुछ करके देखते हैं। चलो मान लिया कि ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, और अभी ये दोनों किस समतल में है देख लीजिए। अभी ये दोनों क्षैतिज समतल में है, लेकिन ये कैसे भी हो सकते हैं, ये कैसे, ऐसे भी हो सकते हैं, 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 कैसे भी हो सकते हैं भाई। तो वेक्टर A और वेक्टर B अभी ये ऐसे हैं। ओके, तो इनका समतल कैसा है, क्षैतिज समतल है। और अब देखिए जो वेक्टर A और वेक्टर B होगा इस समतल के लंबवत होगा। वेक्टर A और वेक्टर B ये किसको दिखा रहा है, ये वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को शो कर रहा है, जो किसके लंबवत होता है, हमेशा इन दोनों सदिशों के समतल के लंबवत होता है। तो यहां पे मैं बना देता हूं। चलो मान लिया कि ये इन दोनों के लंबवत है भाई,
याद रखिएगा, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए जो मैंने सदिश बनाया है, ये उस प्लेन में नहीं है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी है। अब अगर यहां पे देखा जाए तो वेक्टर ए मान लीजिए कि इस स्मार्ट बोर्ड के समतल में है, वेक्टर बी भी उसी समतल में है। यानी कि देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा। तो ये जो है ये किसको दिखाएगा, ये शो कर रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को। तो ये एक्चुअली में उस समतल में नहीं है, लंबवत बाहर की तरफ है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इस समतल के लंबवत बाहर की तरफ होगा। क्लियर है? तो अब थोड़ा सा शब्दों में समझ लीजिए। दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है, वो तो हमको मालूम ही है, जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण की साइन के गुणनफल के बराबर होता है। दिख रहा है ना? दोनों सदिशों का परिमाण और दोनों सदिशों के बीच में जो कोण है उसके साइन के गुणनफल के बराबर होता है। डायरेक्शन किधर होगा? दोनों सदिशों के तल के लंबवत होता है। ये सदिश हो गए, ये इनका तल हो गया। इस स्थिति में अगर ये ऐसे हैं तो ये तल हो जाएगा, ये लंबवत हो जाएगा। देखिए आप, ये दोनों सदिश चाहे जैसे भी हों, आप इनको मिलाकर एक तल बना लीजिए और वेक्टर ए क्रॉस जो वेक्टर बी होगा उस तल के हमेशा लंबवत होगा। क्लियर है ये? चलिए, और यहाँ पर तो कुछ है नहीं। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाला है आपने, ए बी साइन थीटा एन कैप, अगर आपको केवल इसका मॉड चाहिए होगा तो मॉड निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ए बी केवल साइन थीटा मिलेगा। एन कैप का मॉड क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि वो एकांक सदिश है। चलिए, और अब देख लेते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी या एन कैप, एन कैप किधर की तरफ होगा बच्चा? एन कैप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा में ही एकांक सदिश है। तो अगर हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी या एन कैप की दिशा जाननी हो तो हमारे पास कुछ नियम भी हैं, हमारे पास कुछ लॉ हैं, कुछ नियम हैं। चलिए उन नियमों को पढ़ लेते हैं। पहला है राइट हैंड लॉ, यानी कि दक्षिण हस्त नियम। क्या है ये नियम? कौन है ये नियम? कहां से आते हैं ये नियम? क्यों बनाए जाते हैं ये नियम? ये नियम आपकी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं ताकि बार बार आप पेन को लेकर ऐसे तल मत बनाते रहो और लंबवत मत खींचते रहो। देखो क्या करना है, कैसे करेंगे आप? राइट हैंड लॉ से आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे? चलो समझ लेते हैं कि कैसे बताएंगे। चलो मान लिया बच्चा कि ये है वेक्टर ए, ठीक है। चलो इसको ले लिया नीला कलर, और ये है वेक्टर बी, चलो मान लिया कि ये है हरा कलर, और ये है इनका उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन पॉइंट। और अब आपको क्या करना है? इन दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु पर इनके तल के लंबवत एक रेखा खींच देनी है। तल के लंबवत बच्चे, तल के लंबवत कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आप समझ चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो तल के लंबवत ये रेखा हो गई। ये कुछ ऐसा है ना, देखिए जरा ध्यान देखिएगा आप, ठीक है। ये 2D में है, 3D में है। 3D में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये वेक्टर ए है, नाम दे देता हूं मैं इसको, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और ये अच्छा, और ये दोनों के बीच का कोण है थीटा, दोनों के बीच का कोण थीटा है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, और ये एक रेखा आपने खींच दी। और अब आपको अपने राइट हैंड को कैसे यूज करना है डायरेक्शन बताने के लिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन बताने के लिए आपको करना अब ये है कि आपको अपने राइट हैंड को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करना है, यानी दाहिने हस्त को, दाहिने हाथ को, कि आपका अंगूठा इस रेखा के समांतर होना चाहिए। आपका जो अंगूठा है इस रेखा के समांतर होना चाहिए, और आपकी उंगलियां जो हैं वेक्टर ए से वेक्टर बी की दिशा में मुड़नी चाहिए। देखिए लप लप, थोड़ा पास देखिए, ये जो अंगूठा है उस रेखा के समांतर है, और ये जो उंगलियां हैं किधर से किधर जा रही हैं, वेक्टर ए से वेक्टर बी जा रही हैं, क्योंकि मुझे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी चाहिए, मुझे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी चाहिए। क्लियर है ये? तो याद रखना है कि अगर आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी चाहिए तो आपकी उंगलियां कहां से कहां जानी चाहिए? आपकी उंगलियां ए से बी की तरफ जानी चाहिए। अगर आपको वेक्टर
बी क्रॉस वेक्टर, अगर आपको वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए चाहिए होगा तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। क्लियर है ये? देखिए जिधर से जिधर जाना है, अगर ए क्रॉस बी चाहिए तो इधर से इधर गए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अंगूठा उस रेखा के समांतर है, रेखा तो नीचे भी जा सकता है। और जब आपको वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए चाहिए होगा तब आपको ऐसे करना पड़ेगा, लप लप। आपकी उंगलियां उस वेक्टर से उस वेक्टर की ओर जाएंगी जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। यहां पे हम बात कर रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की, तो आपकी उंगलियां किधर से किधर मुड़ेंगी, इधर से इधर मुड़ेंगी। ठीक है? और अगर ऐसा आप करते हैं तो ये जो आपका अंगूठा है, चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूं ऐसा, हालांकि आसान तो नहीं होता। ये हो गया और ये, चलिए ऐसा कुछ मजाक हो गया है डायग्राम अच्छा नहीं है यार, फिर भी आप समझने की कोशिश करिए। ये अंगूठा हो गया जो कि उस रेखा के समांतर है, और आपने अपने उंगलियों का कैसे मोड़ा है, ए से बी की ओर मोड़ा है, क्योंकि आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी चाहिए। तो चलो मान लेते हैं कि ये ऐसा कुछ मुड़ गई है, 2 उंगली 3 उंगली 4 उंगली 5 उंगली। ठीक है? तो ये जो अंगूठा है किसको दिखा रहा है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को दिखा रहा है। अगर आप पढ़ना चाहें तो यहां से पढ़ सकते हैं। एक रेखा की कल्पना करो जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के उभयनिष्ठ बिंदु से दोनों के लंबवत है, बिल्कुल लंबवत है। इस रेखा को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा इस रेखा के समांतर हो। आपने पकड़ लिया ऐसे समांतर, इस रेखा को ऐसे पकड़ लिया, तथा उंगलियों की मोड़, उंगलियों की जो मोड़ है वो ए से बी की ओर है, उनके बीच के छोटे कोण की ओर ना। आपको इस बड़े कोण की ओर नहीं जाना घूम के कि चलो यार ए से बी जाना है, आपको छोटे कोण की ओर घुमाना है, ए से बी की ओर। तब अंगूठे की दिशा क्या होगी? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा में होगी। तो आप ये रूल याद रखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। अगर वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, ये लाइन खींच दिया मैं, अंगूठे को ऐसे कर दिया और देख लिया ये किसकी दिशा है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए चाहिए होगा तो ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे घुमा देंगे। ठीक है? ये क्लियर क्लियर, डन, बढ़िया, मजा आ रहा है, करके देखो अच्छा लगेगा। तो ये एक नियम हो गया, दक्षिण हस्त नियम। याद रखिएगा दक्षिण हस्त नियम क्या है। आगे बढ़ते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही है, दक्षिण हस्त स्क्रू नियम। ये भी वैसा ही है, राइट हैंडेड स्क्रू लॉ। इसमें क्या करना है? इसमें स्क्रू ढीला हो जाता है इसमें आदमी का स्क्रू ढीला हो जाता है। देखो कैसे ढीला हो जाएगा अभी, ये देखो, ये रहा। चलिए इसमें से हम एक को नाम दे देते हैं वेक्टर ए का, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज थीटा। हमको चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन। यहाँ पे आपको करना क्या है? यहाँ पे भी आप जो है बस एक लाइन खींच लीजिए अपनी सुविधा के लिए। अब आपके पास मान लो कि एक स्क्रू है बच्चे, क्या है? एक स्क्रू है, दिस इज स्क्रू, जो कि ढीला है। हम सबका स्क्रू ढीला होता है चलो मान लेते हैं ये स्क्रू है। अब आपको इस स्क्रू को अपने दाहिने हाथ से ऐसे घुमाया जाना है। इस स्क्रू को दाहिने हाथ से ऐसे घुमाना है कि घुमाव कैसा किधर होना चाहिए? ए से बी की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल रहे हो। कल्पना करो कि दाहिने हाथ से घूमने वाले एक स्क्रू को वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर दोनों सदिशों के बीच ये छोटे कोण की ओर घुमाया जा रहा है। मान लीजिए ये मेरा स्क्रू है और ये स्क्रू है, ये वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, और मैं अब इसको घुमा रहा हूं किधर से किधर? ए से बी की तरफ। ऐसे घुमाऊंगा ना, ठीक है, ऐसे घुमाऊंगा। तो स्क्रू के आगे बढ़ने की दिशा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा में होगी। तो अगर मान लीजिए वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, और मुझे ऐसे इसको घुमाना है कि घुमाव किधर होना चाहिए? ए से बी की तरफ होना चाहिए। तो ये किधर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा ना, यानी ये किसको शो करेगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को शो करेगा। कुल मिला के आपको कोई सा भी एक नियम याद रखना है, सब नियम की जरूरत नहीं है, और ये ज़्यादा सही है, कुछ नहीं करना होता है, राइट हैंड यूज करिए। ठीक है? वेक्टर ए वेक्टर बी, इस उंगलियों को किधर किधर ले जाइए? बस ए से बी की तरफ ले जाइए। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकालना होगा तो बी से ए की तरफ लाइए। अंगूठा ही क्या दिखाएगा आपको? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के डायरेक्शन को शो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बोलते हैं,
और समझते हैं कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ क्या है। इसके पहले लेक्चर में हमने, जब हम पढ़ रहे थे दो सदिशों का अदिश गुणनफल, वहां पर दो सदिशों के अदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ हमने समझा था। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। इसको आप a इंटू बी कॉस थीटा बोल दीजिए, या इसको आप b इंटू ए कॉस थीटा बोल दीजिए। तो क्या है इसका अर्थ, क्या हुआ कि ये तो हो गया पहला सदिश, और आपको करना क्या है, इस दूसरे सदिश को भी किसके दिशा में ले आना है, ये थीटा है ना, इस दूसरे सदिश को भी इस पहले सदिश की दिशा में ले आना है। तो पहला सदिश और दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में जो घटक है और उसका जो परिमाण है, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है। इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। और ये किसका अर्थ है, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का ज्यामितीय अर्थ है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, यानी कि ज्यामितीय अर्थ दो सदिशों के अदिश गुणनफल का। बहुत अच्छे से समझना है, लास्ट वाले लेक्चर को फिर से रिपीट करिए। यहां पे हम बात करेंगे दो सदिशों के सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो क्यों ना पहले हम दो सदिश बना लें। ये बना लिया पहला सदिश, चलो ना लाल ले लिया इस बार, नहीं तो आप भी बोर हो गए होगे ग्रीन और ब्लू से। और ये ले लिया मैं दूसरा सदिश, क्लियर है, ये दो सदिश ले लिया मैंने। ये आप चलो इस बार वायलेट ले लो। सो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अगर कुछ नाम लेना दे दो, इसको ओ दे दो, इसको पी दे दो, इसको आर दे दो। और इन दोनों के बीच का कोण मान लीजिए कितना है, थीटा है। और मैं यहां पर इन दोनों सदिशों से घिरा हुआ एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर लेता हूं, रचनाकार बन जाता हूं। ठीक है, ये हो गया। इसको आप वाई डी ले लो, हम रचना कर रहे हैं। और एक इधर ले लीजिए, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कुछ नाम लेना चाहें तो दे सकते हैं, ओ पी, इसको क्यू ले लीजिए। क्लियर है यहाँ पर। और यहाँ पर एक रचना मुझे अभी और करनी है। मैं इस आर से इस ओपी पर एक लंब खींच दे रहा हूं, जो कि अब आपको ग्रीन कलर का ही दिखेगा। और इस लंब का नाम मैं ले लेता हूं, चलिए इस लंब का नाम मैं ले लेता हूं एस, आर एस। क्लियर है ये। तो ओपी इज वेक्टर ए, ओ आर इज वेक्टर बी, और हमको बात करनी है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। देखते हैं कि ज्यामितीय मीनिंग क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का ज्यामितीय अर्थ क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो क्यों ना पहले मैंने इतना मेहनत किया है इस समांतर चतुर्भुज को बनाने में, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा देख लीजिए। ये जो रचना किया याद है ना, क्या किया है मैंने, ओ पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। इस आर से इस ओ पी पर एक लंब खींच दिया, आर एस। और अब मैं कर रहा हूं ये काम, देखो क्या काम कर रहा हूं, मैं इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, जो कि उन दोनों सदिशों से निर्मित है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा, ये जो लंब है आर एस, लंब आर एस इंटू ये जो आधार है जो कि है ओपी, यही होता है ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये लंब जो कि आर एस है, ये आधार जो कि ओपी है। अब देखिए ओपी किसको दिखा रहा है बच्चा, हम केवल यहाँ परिमाण की बात कर रहे हैं अभी। तो ये किसको दिखाएगा, ये ए को दिखाएगा। ओपी किसके लिए, ए का परिमाण। आर एस को क्या लिखेंगे आप, आर एस के लिए थोड़ा सा आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा। इस समकोण त्रिभुज को ध्यान से देखिए, चैन से सुना है तो जाग जाइए। ये थीटा है, ये बी है, ये ओ है, ये एस है और ये आर है। अगर मैं यहां पर साइन थीटा लगा दूं, इस वाले समकोण त्रिभुज में अगर मैं साइन थीटा लगा देता हूं, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चे,
लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? लंब आर एस है, कर्ण है ओ आर जो कि बी है। तो यहाँ से आर एस कितना मिल गया? बी साइन थीटा मिल गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो ये है आपके समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी से घिरा हुआ है, जो कि उन दो सदिशों से निर्मित है जिन दो सदिशों का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। और जब आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं और इसका मॉड निकालते हैं तो क्या ये भी ए बी साइन थीटा ही मिलता है? तो क्या ये भी ए बी साइन थीटा मिलता है? यानी कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल का जो परिमाण है, हम यहाँ केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, वो किसके बराबर है? उन दोनों सदिशों से निर्मित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यही है ज्यामितीय अर्थ। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए फुर्सत से, पहले फुर्सत में पढ़ लीजिए। अतः दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण दोनों सदिशों से निर्मित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यही दो सदिशों के सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ है। वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, जो कि एक्चुअल में क्या है? उन दोनों सदिशों से निर्मित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। क्लियर है ये? तो दोनों का आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग याद रखिए, ज्यामितीय अर्थ याद रखिए कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ क्या है। उसको अपने दिमाग में एक पिक्चर बना के याद रखिए। पिक्चर यानी कि मूवी नहीं ना, एक इमेज बना के याद रखिए, एक चित्र बनाकर याद रखिए। और दो सदिशों के सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ क्या है, ये आपके सामने है। इसको भी जी भर के देख लीजिए। चलिए अब आगे आते हैं और बात करते हैं सदिशों के सदिश गुणनफल के गुण की, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो पहला देखिए क्या है? दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। याद है आपको? जब हमने दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा, वहां पे आपको जब हमने उसके गुणों की बात करी तो वहां पे आपको बताया गया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल नहीं होता है। अच्छा, दिख नहीं रहा है क्या? नहीं होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल नहीं होता है। तब ऐसा नहीं है कि परिमाण चेंज हो जाएगा, परिमाण वही रहता है बच्चा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो या वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो, अगर आप दोनों के परिमाण की बात करोगे तो परिमाण आपको समान मिलेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल होता है। ओके, लेकिन क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं है मतलब ये पालन नहीं करता है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है। योग के सापेक्ष, जो कि अदिश गुणनफल भी करता है। क्या है इसका मतलब? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अगर ऐसा है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लें, फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी निकाल लें और फिर दोनों को ऐड कर दें। ये है वितरण नियम। तो ऐसा ये पालन करता है बच्चा। क्लियर है ये? सदिश गुणनफल योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है। आगे देखिए, किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणनफल शून्य होता है, लेकिन अदिश गुणनफल क्या होता है बच्चा? याद है? किसी भी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल क्या होता है? उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। आपको याद रखनी चाहिए चीजें। मैं बस वहां पे आपको पीरो चीजें याद दिला देता हूं जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। यहां पे देखिए शून्य कैसे हो जाएगा? किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणनफल, चलो मान लेते हैं कि मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास है वेक्टर ए,
दिस इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। सदिश का उसी सदिश से कौन सा प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल। तो क्या होगा, ए का परिमाण बिल्कुल सही, बी ए का परिमाण और ए का परिमाण बिल्कुल सही, और दोनों के बीच का क्या, दोनों के बीच के एंगल का। तो सदिश ए और सदिश ए के बीच का कोण कितना होगा, सदिश ए और सदिश ए के बीच का कोण क्या 0 डिग्री नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अरे भाई ये सदिश ए है और यही सदिश ए है, तो दोनों के बीच का कोण 0 है, साइन 0 0 होता है, 0 आ जाएगा। तो क्या याद रखना है, किसी भी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणनफल 0 होता है। दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल का परिमाण उनके परिणामों के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत आसान है समझना, इसको समझिए क्या कहना चाहते हैं। दो लंबवत सदिश हैं, अगर आप दो लंबवत सदिशों के अदिश गुणनफल की बात करो तो क्या होता है, वो 0 मिलता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर 0 है तो आप समझ जाते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या हैं, परस्पर लंबवत हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं दो लंबवत सदिशों के सदिश गुणनफल की तो 0 नहीं होता बच्चा। वो कितना होता है देख लो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और हमने बोला है दोनों लंबवत हैं, तो ए बी साइन कितना, साइन 90, साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा ए बी। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल का परिमाण उन सदिशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए का परिमाण बी का परिमाण इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। चलिए लास्ट देख लीजिए, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य सदिश होता है। शून्य सदिश होगा क्योंकि आप केवल शून्य नहीं बोल सकते हैं ना, यहां पे हम जो भी निकाल रहे हैं, यहां पे हम मॉड निकाल रहे हैं, यहां भी मॉड, वहां भी मॉड। चलिए देखते हैं क्या होगा। चलो मान लिया कि ये है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी इज इक्वल टू, दोनों समांतर हैं, दोनों समांतर हैं यानी कि दोनों के बीच का कोण कितना है, दोनों के बीच का कोण 0 है। आई एन कैप लगा दीजिए, डायरेक्शन बताना है तो क्या मिलेगा, 0 एन कैप मिलेगा, शून्य सदिश मिलेगा आपको। दो सदिशों का, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य सदिश होता है, शून्य सदिश होता है। अगर मॉड की बात करें तो आपको 0 ही मिलेगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉड अगर निकालेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो अगर दो सदिश समांतर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, उनका सदिश गुणनफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये रहे सदिशों के सदिश गुणनफल के कुछ गुण। क्रम विनिमय नियम का तो पालन करता है, योग के सापेक्ष वितरण नियम का भी पालन करता है। किसी सदिश क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है ना, मैंने शायद बोला कि करता है। अदिश गुणनफल करता है, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है। किसी सदिश का उसी सदिश से अगर गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, शून्य सदिश मिलेगा यानी 0 मिलेगा। दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल का परिमाण उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, और दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल भी क्या होगा, एक शून्य सदिश होगा। चलिए आगे आते हैं। तीन विमाओं में दो सदिशों का सदिश गुणनफल, चलो देखते हैं कैसे करना है, चलो देखते हैं कैसे करना है बच्चे। बच्चे देखो कैसे करना है, बच्चे मन के सच्चे। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास दो सदिश हैं, ये रहा पहला सदिश, दिस इज वेक्टर ए, और त्रिविमीय है तो चलो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप कर लेते हैं, और वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा करना है। और अब आपको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना। तो आप क्या करेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप
प्लस ए जेड के कैप, और इसको क्या करना है, क्रॉस करना है। किसके साथ, क्रॉस है ना, डॉट नहीं है। यहाँ पे डॉट लगा दोगे तो उसके मायने कुछ और हो जाएंगे। क्रॉस है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और अब आपका रास्ता बिल्कुल साफ है। आप क्या कर सकते हैं, जो कि मैं नहीं करने वाला हूं। आप इस ए एक्स आई कैप को इन तीनों के साथ गुणा करेंगे, फिर आप इस ए वाई जे कैप को इन तीनों के साथ गुणा करेंगे, फिर आप इस ए जेड के कैप को इन तीनों के साथ गुणा करेंगे। करना वही है, लेकिन बच्चे जरा इधर आइए। आपको एक चीज बताते हैं, समझाते हैं आपको। समझेंगे तभी तो समझ में आएगा। चलो मान लिया कि ये वाई अक्ष है, ये एक्स है और ये जेड है। तीनों अक्ष आपके सामने हैं। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। और आपको पता है कि तीनों अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश कितने होते हैं, क्रमशः आई कैप, जे कैप, के कैप। और आपको याद होगा जब हम लोग बात करते हैं आई कैप डॉट आई कैप की, या जे कैप डॉट जे कैप की, या के कैप डॉट के कैप की, तो कितना मिलता है, आई कैप डॉट आई कैप 1 मिलता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 मिलता है, के कैप डॉट के कैप 1 मिलता है। बाकी आई का जे के साथ करिए, या जे का के साथ करिए, या के का आई के साथ करिए, क्या मिलेगा आपको, शून्य मिलता है। शून्य मिलता है। किया है ना आपने, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है, बाकी 0 मिलता है आपको। यहां पर वही चीज हम करते हैं कि आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा, ठीक है, जे कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा, देखेंगे अभी हम लोग। के कैप के कैप क्रॉस के कैप कितना होगा। तो जो परिभाषा है सो है बच्चा। परिभाषा क्या है कि अगर आप दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या लेना है आपको, पहला सदिश का परिमाण इनटू दूसरा सदिश का परिमाण इनटू इन दोनों सदिशों के बीच में जो एंगल है। तो आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना होगा, आई कैप और आई कैप का बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, यानी कि साइन 0 0 हो जाएगा, यानी पूरा को क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा। और क्योंकि हम दो सदिशों के सदिश गुणनफल की बात कर रहे हैं तो आप इसको शून्य सदिश लिख सकते हैं। तो ये भी आपको शून्य सदिश ही मिलेगा और ये भी आपको शून्य सदिश ही मिलेगा। क्लियर है ये। आई कैप क्रॉस आई कैप शून्य मिलेगा, जे कैप क्रॉस जे कैप शून्य मिलेगा, के कैप क्रॉस के कैप शून्य मिलेगा, जो कि इससे बिल्कुल विपरीत है। देखिए, तो आई कैप क्रॉस आई कैप याद रखिएगा शून्य मिलता है, जे कैप क्रॉस जे कैप शून्य मिलेगा, के कैप क्रॉस के कैप शून्य मिलेगा। ओके, और अब हम देखते हैं कि अगर हम लोग आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो कितना मिलेगा, जे कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो कितना मिलेगा, और अगर हम लोग के क्रॉस कैप आई क्रॉस आई कैप करते हैं तो कितना मिलेगा। ओके, आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप, देखिए कितना मिलेगा। आई का परिमाण 1 है, जे का परिमाण भी 1 है, मैग्नीट्यूड तो एक ही रहेगा क्योंकि एकांक सदिश हैं। तो 1 और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, आई और जे के बीच का एंगल 90 है, तो साइन 90 1 हो जाएगा। साइन 90, तो साइन 90 लिख देता हूं, साइन 90। और अब बताइए एन कैप, जिस एकांक सदिश की बात करते हैं, जो इन दोनों तलों के लंबवत होगा। तो आई कैप और जे कैप का जो समतल है, एक्स वाई समतल के लंबवत कौन है, जेड है, और जेड की दिशा का एकांक सदिश कौन सा है, के कैप है। शायद आपको यही समझना है, लेकिन समझिए, आई कैप इधर को है, जे कैप इधर को है, तो आपको पता है ना कि दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या होता है, दोनों सदिशों के तल के लंबवत होता है। तो ये एक्स और वाई इस, मान लीजिए कि इस बोर्ड के समतल में है, जे जो है इस एक्स वाई समतल के लंबवत बाहर होगा, यानी के कैप जो होगा इस आई कैप और जे कैप का जो समतल है उसके लंबवत बाहर होगा, यानी कि के कैप। तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको के कैप। क्यों? क्योंकि 1.1 1 हो गया, साइन 90 भी 1 हो गया, ये मिल गया आपको के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप आपको मिलेगा के कैप। जरा ध्यान दीजिएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप आपको मिलेगा के कैप। वैसे ही जब आप जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 1 ही आएगा, और इन दोनों के लंबवत कौन है, आई कैप है, इन दोनों के लंबवत आई कैप है। देखिए बच्चा, ये जे कैप हो जाएगा, और इधर मान लीजिए, अच्छा पेन कहाँ गया बच्चा, पेन, ये देखिए पेन दिखाते हैं आपको, रुकिए जरा, रुक जाइए 1 मिनट, तो समझ में आएगा। पहले आप आई जे का ये समझ लीजिए, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, और इन दोनों के तलों के लंबवत कौन है, के कैप है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या मिलेगा आपको, के कैप मिलेगा। और अब क्या बात हो रही है, अब बात हो रही है कि जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप क्या मिलेगा, आई कैप मिलेगा। इन दोनों के लंबवत कौन है, ये आई कैप है। जे कैप क्रॉस के कैप क्या मिलेगा आपको, आई कैप मिलेगा। और आगे बढ़िए, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप क्या मिलेगा आपको, जे कैप मिलेगा। ये याद रखना है आपको, आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप। और अगर इसका क्रम बदल जाए, चलो मैं इसका क्रम बता दूं कैसा लिया है हमने। हम यहां पे इसको आई कैप ले लेते हैं, और इधर कहीं पे जे ले लेते हैं, और इधर कहीं पे हम के ले लेते हैं। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, अभी समझाएंगे हम आपको। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तब तो आपको प्लस मिलेगा। आई का जे से करेंगे तो के मिलेगा, जे का के से करेंगे तो आई मिलेगा, के का आई से करेंगे तो जे मिलेगा। लेकिन अगर आप उल्टा, एक्चुअली में यही उल्टा है, अगर आप देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप क्लॉकवाइज की बात करें, क्लॉकवाइज यानी कि अगर मैं जे कैप क्रॉस आई कैप करता हूं, अगर मैं के कैप क्रॉस जे कैप करता हूं, अगर मैं आई कैप क्रॉस के कैप करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहे हैं आप, देखिए अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आई जे से के से आई, तब तो आपको रिजल्ट क्या मिला है, धनात्मक मिला है, पॉजिटिव मिला है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, जे से आई जाएंगे, आपको मिलेगा तो के कैप ही, लेकिन माइनस के कैप मिलेगा। के और जे का के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो ये आपको माइनस आई कैप मिलेगा, और आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो ये आपको माइनस जे कैप मिलेगा। तो याद क्या रखना है बच्चे, अगर आप ऐसे जा रहे हो तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर आप ऐसे जा रहे हो तो रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा। ये याद रखना है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई जे के आई, के आई जे आई। अब यहां पे देखो उल्टा हो जाएगा ना, आप जे से आई जा रहे हो, जे इंटू आई, जे क्रॉस आई करेंगे आपको माइनस के कैप मिलेगा, के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे आपको माइनस आई कैप मिलेगा, आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे माइनस जे कैप मिलेगा। जब आप घड़ी की दिशा में घूमोगे आपको नेगेटिव मिलेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमोगे आपको प्लस मिलेगा, क्लॉकवाइज घूमोगे माइनस मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे प्लस मिलेगा। और बाकी आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो शून्य होता है, याद रखिए। इसको भी याद रखिए, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और इसको भी याद रखिए। तो जब यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब आपको आई कैप क्रॉस आई कैप मिलेगा, जे कैप क्रॉस जे कैप मिलेगा, के कैप क्रॉस के कैप मिलेगा, और शून्य हो जाएगा। और कई सारे ऐसे मौके आएंगे जब आपको आई कैप क्रॉस जे कैप मिलेगा, जे कैप क्रॉस आई कैप मिलेगा।
तो देखो इसको अगर आप सॉल्व करने चाहोगे इनटू करके तो बहुत लंबा प्रोसेस है। इसका एक बढ़िया सा एक मेथड है सॉल्व करने का, एक बढ़िया सा मेथड है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने का। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने का एक बढ़िया सा मेथड है। एक्चुअली में वो एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, डिटर्मिनेंट्स जिसको कहते हैं। डिटर्मिनेंट्स मैथ्स वाले बच्चे इसको क्लास 12 में पढ़ेंगे, लेकिन हमको बस थोड़ा सा जानकारी रखना है। आप मत समझो कि वो डिटर्मिनेंट है, कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, आप छोड़ो। बस आपको करना कैसे है, जब भी आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना होगा ऐसे सदिश का, त्रिविमीय सदिशों का, तो आप एक लाइन इधर को खींच लेना, एक लाइन इधर को खींच लेना। प्रक्रिया समझा रहा हूं बच्चे, प्रक्रिया याद रखना। एक लाइन इधर को, एक लाइन इधर को। यहां पे लिख लीजिए आई कैप, यहां पे जे कैप, यहां पे के कैप, लिख लिया ऐसे। यहां पे लिख लीजिए ए एक्स, यहां पे लिख लीजिए ए वाई, यहां पे लिख लीजिए ए जेड। और आपको पता ना ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है। और यहां पे लिख लीजिए बी एक्स, यहां पे लिख लीजिए बी वाई, और यहां पे लिख लीजिए बी जेड। ऐसे एक बना लीजिए, एक ऐसा व्यवस्था बना लीजिए, ऐसा एक अरेंजमेंट बना लीजिए। आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। ऐसा कर लिया। और अब इसको हम लोग सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है बच्चे। अब हम लोग इसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे कि आखिर में इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखो बच्चा, इसको सॉल्व कैसे करना है समझिएगा, ये आपको सीखना है। ये चीजें आप याद नहीं करोगे। पहले आप आई कैप को लीजिए, आई कैप को आपने ले लिया, दूसरे कलर में लेता हूं भाई। आई कैप को ले लिया, और जब आप आई कैप को लेंगे बच्चे, तो आई कैप के नीचे और ये जो है लाइन को छोड़ देंगे आप। ये तरीका है सॉल्व करने का। आई कैप को जो आप लेंगे तो उसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, उसके नीचे वाले जो पद हैं उसको छोड़ दीजिए, और उसके लाइन वाले जो पद हैं उसको भी छोड़ दीजिए। बाकी जो बचे हैं उनका तिर्यक गुणा कर लीजिए माइनस के साथ। कैसे? ए वाई का बीजेड के साथ, ए वाई का बीजेड के साथ, और यहां पे माइनस लगाइए बीच में, माइनस माइनस बी वाई का ए जेड के साथ। कहानी खत्म। ये आपको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको आई कैप का गुणांक मिल जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो एक सदिश मिलने वाला है, उसमें आई कैप का गुणांक यहां से मिल जाएगा। क्लियर है ये? जब आप आई कैप की बात करेंगे, आई कैप का जब आपको गुणांक निकालना है तो आई कैप ये वाला लाइन छोड़ दीजिए, आई कैप के नीचे वाला लाइन छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया है उसका आप ऐसे गुणा करके लिखिए। ए वाई इंटू बी जेड, माइनस आएगा बीच में बी वाई इंटू ए जेड। क्लियर है ये? और अब देखो, जहां आप छोड़ते हैं वहीं से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गया आई कैप के लिए। अब कहानी हम करते हैं जे कैप के लिए। जे कैप के लिए, आई कैप के लिए, जे कैप के लिए। तो आपका जो ए वाई इंटू बी जेड, बी वाई इंटू ए जेड यहां खत्म हुआ था, तो अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तब तो यहां पे प्लस लेंगे आप, तब तो आपको जे कैप को प्लस लेना है, लेकिन हम वहां से स्टार्ट नहीं करते हैं। क्या क्या रूल्स हैं कि अगर आप जे कैप ले रहे हो तो ये इसके नीचे वाला लाइन छोड़ दोगे, इधर वाला पूरा लाइन छोड़ दोगे। ये करना है ना। अगर आप जे कैप लेंगे तो उसके नीचे वाले लाइन को छोड़ दीजिए, उसके सीध वाले लाइन को छोड़ दीजिए। कौन कौन बच गया? ए एक्स बच गया, बी जेड बच गया, बी एक्स बच गया, ए जेड बच गया। तो आपका जब आप आई कैप का गुणांक निकाल रहे थे तो आपने ए वाई इंटू बी जेड किया, बी वाई इंटू ए जेड किया। जब आप जे कैप का गुणांक निकालोगे तो जहां पे पिछला छूटा था कहानी वहीं से स्टार्ट करना होता है। आपको ए जेड को बी एक्स से इंटू करना होता है। लेकिन हम अच्छा उल्टा ना चल के हम एक सिस्टम से चलते हैं, हम एक सिस्टम से चलते हैं। देखिए, हम एक सिस्टम चलेंगे और हम क्या करेंगे, हम इस ए एक्स को पहले बी जेड से इंटू करेंगे, ए एक्स को बी जेड से इंटू करेंगे, इस ए एक्स को बी जेड से इंटू करेंगे, और यहां तो बीच में माइनस होता है, और इस बी एक्स को ए जेड से इंटू करेंगे, बी एक्स को ए जेड से इंटू करेंगे, और उस कंडीशन में यहां पे माइनस लगाएंगे, क्योंकि आपको स्टार्ट करना था ए जेड इंटू बी एक्स माइनस ए एक्स इंटू बी जेड करना था। लेकिन आपने क्या किया, आपने इसको उल्टा कर दिया। आपने ए एक्स इंटू बी जेड किया माइनस बी एक्स इंटू ए जेड किया। तो आप तुम्हें समझ लो कि आपने यहां से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो जे कैप क्या हो गया, नेगेटिव आ गया।
और अब किसका गुणांक होगा भाई, अब किसके गुणांक की बात होगी, के कैप की बात होगी, के कैप। के कैप की बात करेंगे तो के कैप के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं ए जेड बी जेड, इसको छोड़ दीजिए, के कैप के सीधे में उसको लेना ही नहीं है। तो अब क्या बच गया, ए एक्स बच गया, बी वाई बच गया, बी एक्स बच गया, ए वाई बच गया। तो देखो कहानी कहां से शुरू हुई थी, ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड। फिर जे कैप के लिए ए एक्स इंटू बी जेड, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड। के कैप के लिए देखो क्या करेंगे, के कैप के लिए आपने इसको छोड़ दिया है, यहां से कहानी स्टार्ट करेंगे, ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई। क्लियर, क्लियर, इतना ही करना बस आपको। आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक, के कैप का गुणांक, और इन तीनों को अगर आप क्रम में लिखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मिल जाएगा। यही वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। हो सकता है शायद समझ में ना आया हो तो आपको और डिटेल में समझाते हैं, डिटेल में मतलब उसी को एक बार और समझाते हैं। क्या करना है आपको, अगर आपके पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, अगर आपने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, तो आपको मालूम है ना वेक्टर ए कैसा होगा, वेक्टर बी कैसा होगा, ये त्रिविमीय सदिश हैं। तो आप क्या करेंगे बच्चा, आप इसको ऐसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, आई कैप जे कैप, बड़ा बड़ा लिखता हूं, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप के नीचे उसके गुणांक लिख लीजिए, ए एक्स, अच्छा स्मॉल में लिया तो स्मॉल में लिख लो, ए एक्स, और यहां लिख लीजिए बी एक्स, यहां लिख लीजिए ए वाई, यहां लिख लीजिए बी वाई, यहां लिख लीजिए ए जेड, यहां लिख लीजिए बी जेड। और डिटर्मिनेंट का सिंबल ऐसा है, दो लाइन खींच देते हैं। ओके, अब क्या करना बच्चे, आई कैप लेना है, और जब आप आई कैप लेंगे तो इस वाले लाइन को छोड़ दीजिए और इसके नीचे वाले लाइन को भी छोड़ दीजिए। बचा कौन, ये चारों बच गए, इसको इससे इंटू करो, इससे इसको इससे इंटू करिए, इसको इससे इंटू करिए, तो ये आपको मिल जाएगा ए वाई बी जेड, बीच में माइनस लगाने का है, बी वाई ए जेड। ये कहानी हो गई किसकी, ये कहानी हो गई आई कैप की। आई कैप की कहानी हो गई पुरानी, हो गई खत्म कहानी। अब किसकी बात आएगी, या ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शायद आप पहली बार कर रहे होंगे, ये अटपटा सा लगेगा, लेकिन आदत पड़ जाती है बच्चे, आदत पड़ जाती है। माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप किया है तो देखो जे के नीचे वाले जो लाइन है इसको छोड़ दीजिए, ये इसको भी छोड़ दीजिए, बचा कौन, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। तो आप क्या करेंगे, मैं ये लाइन मिटा दूं तो बाद में दिक्कत करेगा आपको। ए एक्स को बी जेड से इंटू करिए, ए एक्स को बी जेड से इंटू करिए, बीच में माइनस है, बी एक्स को ए जेड से इंटू करिए, बी एक्स को ए जेड से इंटू करिए। तो ये जे कैप के गुणांक आ गया, आई कैप जे कैप। अब क्या है बच्चे, अब है आपके पास के कैप, और जब आप के कैप की बात करेंगे तो ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, इसको इससे इंटू करिए, इसको इससे इंटू करिए, कहानी खत्म। बस इतना ही करना है आपको, 3 स्टेप है बस, लिख लें। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, और ये मिल गया आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यही है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को। आप चाहें तो इन सब को इंटू करके, और इन देखो, अब अगर आप इन सब को इंटू करोगे क्रमशः, इस ए एक्स आई कैप को इन तीनों के साथ इंटू करोगे, इस ए वाई जेड कैप को इन तीनों के साथ इंटू करोगे, इस ए जेड के कैप को इन तीनों के साथ इंटू करोगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा। आप गलती कर सकते हो, अगर आप इस कॉन्सेप्ट से चलोगे तो कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है, आंसर सेम ही मिलेगा बच्चा, आंसर सेम ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ और आंसर आएगा, आंसर सेम ही है। मेरा है कि आप इस लॉजिक से चलिए, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि भौतिकी में सदिश गुणनफल के उदाहरण कहां कहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तात्क्षणिक वेग, आपको पता होगा कि वेक्टर v इक्वल टू होता है वेक्टर ओमेगा
क्रॉस वेक्टर आर। नहीं, शायद आपको पता नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, अभी आपने वृत्तीय गति पढ़ा ही नहीं है। ये रेखीय वेग है, ये कोणीय वेग है, और ये है त्रिज्या। तो जो आपका रेखीय वेग होता है वो कोणीय वेग और त्रिज्या के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। बल आघूर्ण, जिसको हम वेक्टर टाउ से दिखाते हैं, ये भी आपने नहीं पढ़ा, ये वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ के इक्वल होता है। बल और ये है लंबवत दूरी, इन दोनों के सदिश गुणनफल के बराबर होता है बल आघूर्ण। ये चीजें आएंगी, धीरे धीरे करके बच्चा छपड़े रखिए, ये सारी चीजें आएंगी, तो आप विचलित ना हो रही है कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, ये चीजें आप पढ़ेंगे। ये बल आघूर्ण है। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जो होता है वेक्टर एल इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। ये कोणीय संवेग है, ये रेखीय संवेग है, और ये त्रिज्या है। लॉरेंज बल, ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, वेक्टर एफ इक्वल टू हो जाता है क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। जहां पर क्यू आवेश है, वी जो है उस आवेश का वेग है, और बी है चुंबकीय क्षेत्र। लॉरेंज बल के बारे में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये इसका फॉर्मूला, यहां पे भी वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। क्लियर है ये? तो यहां पे आपको बताया गया कि सदिश गुणनफल कहां कहां पे आपको देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी जगह होंगी जहां देखने को मिलेगा, लेकिन ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तभी तो समझ में आ पाएगा कि क्या क्या चीजें सीखी हैं, और सीखी हैं तो कितनी सीखी हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया है, इसका पता आप खुद से लगा सकते हैं। बस न्यूमेरिकल लेके बैठ जाओ, बना लिया मतलब ओके है, नहीं बना पाया मतलब फिर से जरूरत पढ़ने का, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। जब तक आप न्यूमेरिकल खुद से बनाने न लग जाएं एकदम टनाटन, तब तक समझ लो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। चलो भाई, यहां पे आपको दो सदिश दिए गए हैं, ओके। तो आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड निकालना है, और अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को आप वेक्टर सी का नाम दे देते हैं तो आपको एकक सदिश भी निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं। पहले निकालते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और मैं तो उसी टेक्निक से सॉल्व करूंगा जो टेक्निक मैंने आपको सिखाया है। आई कैप यहां लिख लीजिए, जे कैप यहां लिख लीजिए, के कैप यहां लिख लीजिए, और ये अब यहां पर ये देखो ax कितना है, ax यहां पे 1 है ना, ay कितना है 2 है, az कितना है -3 है, तो क्या लिखेंगे आप 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे। देख लो ना यार, यहां पे ax होगा, यहां पे ay होगा, यहां पे az होगा, लेकिन उस समय जब आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करते हो तो वहां पे प्लस होता है, ये माइनस है, यानी कि यहां पे az माइनस है, ax 1 हो गया, ay 2 हो गया, और az -3 आ गया, जिसको कि आपने लिख दिया 1 2 -3। और अब देखिए यहां पर ये है bx by pz, कंपैरिजन करना है बस। ये क्या है, ये है bx by bz, -2 3 -5, -2 3 -5, और जो अब आपको सिखाया है उसको अप्लाई कर लीजिए। आई कैप किसको किसे इंटू करना है, इस 2 को -5 से, -5 दूनी 10, इस 3 को -3 से, 3 तिया -9, नहीं फॉर्मूले में यहां माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा +9, नहीं समझे, 5 दूनी -10, ठीक है -10 है, फिर माइनस लगाते हैं ना बीच में, माइनस लगाया है आपने, 3 तिया -9 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -j कैप, -j कैप के लिए क्या करेंगे आप, इसको इससे इंटू करिए, इसको इससे इंटू करिए, -5 से कम 5, ये 3 दूनी 6 प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस फॉर्मूले में है ना बीच में, तो -6 हो जाएगा, -5 -6, क्लियर है ये, प्लस k कैप, k कैप, देखो -j कैप है, याद रखिएगा बीच में -j कैप लगाते हैं क्योंकि हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। k कैप के लिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, और -4 तो +4 आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है,
तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप, -10 + 9 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। माइनस देखो -5 -6 -11 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11 जे कैप आ जाएगा। -5 -6 -11 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस करो ना यार, कमाल करते हो। -5 -6 -11 माइनस का इंटू के प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 7k कैप। तो ये क्या है, ये है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बच्चा पहला आपने सॉल्व कर लिया, बड़े आराम से, बड़े आराम से सॉल्व किया आपने। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मेथड यही है। फिर से सुनिए क्या करना है। अगर आप आई कैप की बात करेंगे तो इसको इससे इंटू करिए, इसको इससे इंटू करिए, बीच में माइनस है आपको पता है। जे कैप की बात करना है, माइनस जे कैप लेंगे आप, इसको इससे इंटू करिए, इसको इससे इंटू करिए, बीच में माइनस होता है फॉर्मूले में आपको पता है। के कैप की बात करेंगे, इसको इससे इंटू करिए, इसको इससे इंटू करिए, बीच में माइनस होता है आपको पता है। प्लस कैसे हो गया, 3 कम 3 2 दूनी 4, और फॉर्मूले माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्यों ना अब हम लोग यहीं पर सेकंड भी सॉल्व कर लें। सेकंड क्या है, आपको इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड निकालना है। आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड निकालना है। मॉड कैसे निकालोगे, ये जो पहला वाला है इसको मान लो जो भी है, अरे जो भी है -1 है, तो -1 का स्क्वायर हो जाता है, प्लस 11 का स्क्वायर हो जाता है, प्लस 7 का स्क्वायर हो जाता है। कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये 121 आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा। 49 और 1 50 और 121 कितना आ जाएगा, 171 √171 आ जाएगा, √171। चलिए अब आप इसका रूट नहीं निकालने जाएंगे, यहीं तक रहेगा, हमसे इतना ही हो पाएगा। √171, तो ये मॉड निकाल लिया आपने। मॉड क्या होता है भाई, √ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, यही होता है ना मॉड। किसी भी सदिश का मॉड यही है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो हमने वही किया है, यहाँ पर हमने वही किया है। ये तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखिए एकांक सदिश निकालना है। थर्ड बोला गया है कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो कि एक सदिश मिलेगा, उस सदिश को मैं वेक्टर सी का नाम दे दूं, तो वेक्टर सी क्या हो जाएगा, वेक्टर सी ये हो जाएगा जो आपको मिला है, -i कैप प्लस 11j कैप -i कैप प्लस 11j कैप प्लस 7k कैप। और अब आपको याद है क्या एकांक सदिश क्या होता है, सी कैप निकालना है, तो आपको वेक्टर सी डिवाइडेड बाई क्या करना होता है, मॉड से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको किसी भी सदिश का एकांक सदिश निकालना है, अगर ए कैप निकालना है, तो सदिश ए डिवाइडेड बाई सदिश ए का मॉड। और किस्मत से हमारे पास दोनों है, हमारे पास सदिश ए भी है और हमारे पास सदिश ए का मॉड, सदिश सी का मॉड भी है। सदिश सी का मॉड कितना है, √171 है, √171 है। तो सी कैप कितना हो गया, -1/√171 आई कैप प्लस 11/√171 जे कैप प्लस 7/√171 के कैप। ओके, तो ये सब चीज़ें तो आप जानते हो, एकांक सदिश तो आपने पहले ही सीख रखा है, इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जा चुका है। ये आप याद रखेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालना होता है। ये टेक्निक आपको अच्छे से 2-4 सवाल खुद से हल करिए, आपको हैबिट पड़ जाएगी, आपके दिमाग को प्रैक्टिस हो जाएगा कि करना कैसे होता है, और सपने में भी बता देगा कि इसको इससे इंटू करो, 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 कहानी खत्म। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।